अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो बड़ी घटना मॉस्को में जो 29 फरवरी को पैलेस्टीन रेजिस्टेंस फैक्शंस की जो मीटिंग हुई, जिसके बारे में पूरी दुनिया का मीडिया चुप है, जो कि बहुत बड़ी घटना है, उसके बारे में आपको बताएंगे। उसके साथ साथ हम ये भी आपको बताएंगे कि किस तरीके से हमास ने जो एक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस गाजा में शुरू की, पूरी दुनिया में उसका जो असर हो रहा है, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी वो जान के। सबसे पहले आपको हम ये बताते चलें कि अमरीश मिश्रा स्पीक्स अब एक दिन में 3 बार आएगा आपके बीच। आज अभी ये वाला वीडियो 2 बजे इंडियन टाइम के करीब हम रिलीज करेंगे, फिर 8 बजे शाम को एक और वीडियो रिलीज करेंगे, और फिर कल सुबह से 8 बजे हम एक और वीडियो रिलीज करेंगे। मतलब कल से जो शेड्यूल बनेगा वो ये बनेगा कि 8 बजे सुबह, 2 बजे और उसके बाद 8 बजे शाम को। तो अब हम आते हैं टॉपिक पे। देखिए, मॉस्को मीटिंग में जो सबसे बड़ी बात हुई कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशियन फेडरेशन, ये वही जो सीपीएसयू, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन थी, लेनिन और स्टालिन की पार्टी, ये वही पार्टी है। और ये इस समय रशिया में एक कम बैक कर रही है बहुत बड़े स्तर पर। पुतिन खुद केजीबी में रहे हैं और खुद एक कम्युनिस्ट सिंपथीज रखते हैं, और पूरे रशिया में एक फीलिंग चल रही है, एक माहौल बना हुआ है कि पुराना सोवियत यूनियन वापस आना चाहिए, क्योंकि सोवियत यूनियन को वेस्ट ने, अमेरिका की लीडरशिप में नेटो ने ध्वस्त कर दिया था। और आज जो फिलिस्तीन गाजा में हो रहा है, उसमें भी अमेरिका और नेटो इजराइल का साथ दे रहे हैं। तो इसीलिए रशिया जो है, जो चाहता है कि सोवियत यूनियन फिर से एक हो, वो पूरी कोशिश कर रहा है कि फिलिस्तीनी फैक्शंस को कोई समस्या ना हो। अगर कोई इस तरह की बातचीत बहुत ही अगर सीक्रेटिव हो, जो कतार में भी नहीं हो सकती, क्योंकि मोसाद के स्पाइज हैं, जो ईरान नेचुरली होस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि फिर उस पर सीधा आरोप लगेगा। तो रशिया एक ऐसी स्थिति में है जो ऐसी मीटिंग्स होस्ट कर सकता है। और उसमें देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशियन फेडरेशन, उसके जो लीडर हैं गेनाडी ज़ुगानोव, वो पैलेस्टीनियन फैक्शन से मिलने आए। उनकी लंबी बातचीत हुई, और उस बातचीत में ये उसका सार निकला कि किस तरीके से जब फिलिस्तीनी फैक्शन जीत जाएंगे तो गाजा का स्वरूप क्या होगा, किस तरह से उसमें एक वेलफेयर स्टेट बनेगा, कैसे पूंजीवाद रहेगा, लेकिन पूंजीवाद का जो स्वरूप है वो वेस्टर्न पूंजीवाद नहीं रहेगा, अमेरिकन स्टाइल पूंजीवाद नहीं रहेगा, और उसमें जो CIA और जो MI6 और ब्रिटेन की एजेंसीज हैं, उनकी जो दखल होती है वो नहीं होगी। अब एक तरफ देखिए, USA और इजराइल द डे आफ्टर की बात कर रहे हैं कि जब गाजा में इजराइल जीत जाएगी तो क्या होगा। और यहां पर क्या हो रहा है, मॉस्को में बात हो रही है कि जब फिलिस्तीनी जीत जाएंगे, जब हमास जीत जाएगा, जब पूरा रेजिस्टेंस जीत जाएगा, तब डे आफ्टर क्या होगा। अब देखिए, इसमें सीधे सीधे आपको फर्क दिखाई पड़ जाएगा। दूसरी बात, ये जो मॉस्को में मीटिंग हुई, ये बहुत मामलों में टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि इसी समय देखिए एक लीक हुआ वर्ल्ड मीडिया को, जिसमें जर्मनी भी रशिया पे अटैक करने जा रहा है। इस तरह की बातें सामने आई कि जर्मनी को अमेरिका ने कहा है कि रशिया के खिलाफ वो भी मोर्चा खोले। तो तीसरे विश्व युद्ध की तरफ, जिसके बारे में जब ये साल शुरू हुआ था 2024, तो नॉर्थ कोरिया के लीडर ने भी कहा था, तो उसकी भी बातें देखिए हो रही हैं। जर्मनी के लीक के संदर्भ में ये मॉस्को की मीटिंग हुई, और इसके पीछे देखिए एक बहुत बड़ा, जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि जो असर हुआ है, हमास ने जो गाजा में इजराइल को रोक दिया, और जो हमास की जीत हो रही है गाजा में, पूरी दुनिया में वामपंथी ताकतें आगे बढ़ रही हैं। ईरान में भी आप देखिए, तो ईरान की जो रेवोल्यूशनरी रिजीम है, जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी रिजीम है, जो अपने को रेवोल्यूशनरी रिजीम कहती है, उसने भी लाल झंडा उसने उठाया था। और 3 जनवरी 2024 को जब केमरान में आतंकवादी हमला हुआ था, जो बाद में आईसिस और बाकी अमेरिकन सपोर्टेड टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो ईरान में ऑपरेट करते हैं, उनकी तरफ ईरान ने इशारा किया था। और जब कासिम सुलेमानी का असैसिनेशन 2020 में हुआ था, इसी 3 जनवरी को, तब भी ये लाल झंडा उठा था। लाल झंडा क्या है? लाल झंडा या थरटल अल हुसैनी, या थरटल अल हुसैनी, ओ ये एवेंजर्स ऑफ हुसैन। जब इस तरीके से कोई बात आती है, तो खासतौर पर शिया धर्म में ये एक लाल झंडा बदले का प्रतीक है, और वाम पंथ में भी लाल झंडा सैक्रिफाइस और बदले का प्रतीक है। तो
ईरान में जामकरन मॉस्क जो है, वो जो ट्रेडिशनल कॉम डिस्ट्रिक्ट है ईरान की, वहाँ पर ये लाल झंडा जब कैमरन में अटैक हुआ अभी 3 जनवरी को, और तो ईरान ने उस पर अमेरिका को ब्लेम किया, और ईरान आप जानते हैं किस तरह से एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के साथ है, और उसने इस लाल झंडे को फहराया, और लाल झंडे के तहत फिर उसने एक सूचना दी, एक मैसेज दिया कि ईरान जो है वो हर तरह के अपहीवल के लिए तैयार है, हर तरह का अपहीवल क्रिएट करने के लिए तैयार है, और दुनिया में गाजा की लड़ाई के बाद जो एक नई चर्निंग हो रही है, जो ऑप्रेस सेक्शंस है, जो ऑप्रेस नेशंस हैं, उनका समय वापस आ रहा है। चाइना आप जानते हैं, कम्युनिस्ट चाइना, वो पूरी तरह से ईरान और रशिया के साथ है। तो ये देखिए, या थरटर अल हुसैनी जो पूरा एक नारा उठा, इसका बहुत ही बड़ा महत्व है। मॉस्को में जो नेगोशिएशन हो रहे हैं उसमें ईरान के लोग भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं, क्योंकि ईरान के थ्रू ही ये फैसिलिटेट हुआ। तो एक तरफ ईरान में लाल झंडा, दूसरी तरफ आपको बताएं 17 फरवरी 2024 जब रशिया ने यूक्रेन के अवदीविका की लड़ाई जीती और अवदीविका पे कब्जा किया। आप तो जानते हैं रशियन यूक्रेन जो वॉर है वो इसी बात पे शुरू हुई कि यूक्रेन में एक नाजी और फैसिस्ट गवर्नमेंट नेटो ने बिठाई है, और नेतन्याहू भी नाजी और फैसिस्ट है। जिस तरह के जुल्म, जितने खतरनाक सेडिस्ट टाइप के जुल्म आईडीएफ कर रही है, तो वो भी एक नाजी एक फोर्स है, उसको हमास ने नाजी कहा, और यहाँ पर यूक्रेन को प्यूतिन ने नाजी कहा, और कहा कि ये पूरी कोशिश है कि नेटो के माध्यम से पूरे रशियन क्षेत्र में एक नाजिज्म को बढ़ावा देना, एक ऐसी विचारधारा को बढ़ावा देना जो कहीं ना कहीं इस्लामोफोबिक है, इसके साथ साथ एंटी पुअर है, एंटी ह्यूमैनिटी है, और जो बस ये चाहती है, जैसे जायनिज्म है उसी तरह से नाजिज्म है। और ये जायनिज्म और नाजिज्म का एक मेल होता है जब इजराइल और यूक्रेन एक साथ होते हैं, अमेरिका, इजराइल और यूक्रेन एक साथ होते हैं। तो अवदीविका की लड़ाई में जब रशिया जीती, तो रशिया का जो नेशनल फ्लैग है वो नहीं फहराया गया, जो पुराना कम्युनिस्ट फ्लैग है, जो हैमर और सिकल वाला फ्लैग है, वो अवदीविका में फहराया गया। उसके बाद बहुत सारे ऐसे और इंस्टेंसेस सामने आए हैं जिसमें ये दिखाता है कि पिछले 3 सालों में किस तरह से रशिया में धीरे धीरे जो कम्युनिस्ट फ्लैग्स हैं, जो स्टालिन की इमेज है, जो लेनिन की जो इमेजेस हैं, वो वापस लौट रही हैं, और उसको प्यूतिन मदद कर रहा है, प्यूतिन की मर्जी से वो सारी चीजें हो रही हैं। और गेनाडी ज़ुगुनोव जो कि रशियन कम्युनिस्ट पार्टी के समय नेता हैं, वो प्यूतिन के बाद नंबर 2 पॉलिटिकल लीडर रशिया में हैं। अमेरिका ने भी अलेक्जेंडर नवाल्नी के नाम से एक ऑपोजिशन फिगर क्रिएट करने की कोशिश की, जो अभी जिनकी डेथ हुई, उस डेथ पे अमेरिका ने बहुत झूठ बोला, ये कहा कि बहुत बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। खुद अमेरिकन जो उस समय मॉस्को में थे, उन्होंने वीडियोज जारी करके दिखाया कि किस तरह से ये सब बातें बेमानी है। उसके बाद जो पूरी बात सामने आई कि नवाल्नी तो बहुत खुद भी एक पूरी फैसिस्ट विचारधारा का है। उसने चेचेंस, जो मुस्लिम चेचेंस हैं, उनको बमबार्ड करने की बात की, उनको मारने की बात की। वो तो एक बहुत ही अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स एक तरह का एक पूरी आइडियोलॉजी लिए है, वही जो यूक्रेन की जो अभी लीडरशिप है वो लिए हुए। और यूक्रेन की लीडरशिप आप जानते हैं, वो काला झंडा लेके चलते हैं जिसमें हिटलर की इमेजेस होती हैं, जिसमें स्केलेटन्स बने होते हैं। तो काले झंडे के खिलाफ हिस्टोरिकली, या नाजिज्म के झंडे के खिलाफ हिस्टोरिकली कौन लड़ा था? वो रशिया लड़ा था, यूएसएसआर लड़ा था, वो कम्युनिस्ट फोर्सेस लड़ी थी, जिन्होंने बर्लिन में लाल झंडा फहराया था रीच स्टैग पे, सबसे पहले पहुंच के। यूरोप और अमेरिका की बस की बात नहीं थी। और उसके बाद अवदीविका की जो लड़ाई अभी 17 फरवरी 2024 को जीती गई है, उसमें भी लाल झंडा उसमें फहराया गया। तो अब आप देखिए किस तरीके से जो एक हिस्टोरिक इस्लाम और मार्क्सिज्म और इस्लाम और कम्युनिज्म, इसका जो एक मेल हो रहा है, ये हिस्टोरिकली हो रहा है। इसका अगर आप एक पॉलिटिकल एनालिसिस करिए तो आप कहेंगे दैट द व्हील हैज कम फुल सर्कल। जिस तरीके से अमेरिका ने 1980s में जो सोवियत रशिया की जो लीडरशिप थी, जो खुद राइट विंग हो गई थी, उसने अफगानिस्तान पे हमला किया और रशिया को मौका मिल गया, अमेरिका को मौका मिल गया। उसने बहुत सारे मुस्लिम और इस्लामिक रेजिस्टेंस फैक्शंस खड़े किए कि वो रशिया से लड़ें, और मकसद अमेरिका का ये नहीं था कि वो इस्लामिक रेजिस्टेंस को आगे बढ़ाए, बल्कि मकसद ये था
कि वो रशिया को तोड़े और उसके बाद इस्लामिक रेजिस्टेंस को अपने पक्ष में इस्तेमाल करे मिडिल ईस्ट में और पूरी दुनिया में। और ये बात लेकिन लोग समझ गए, कई तरीके से लड़ाइयाँ हुई, विद्रोह हुए अमेरिका के खिलाफ। उसके बाद 9/11 हुआ जो खुद अमेरिका ने करवाया, और इसके बहाने अमेरिका ने अपने जो पोस्ट सोवियत रशिया का जो प्लान था कि मिडिल ईस्ट को डोमिनेट करना, वो उसने शुरू किया, मिडिल ईस्ट और अफगानिस्तान और साउथ एशिया को। लेकिन वो प्लान सफल नहीं हुआ, उसमें अफगानिस्तान में रशिया को हार हुई। और उसके बाद आज स्थिति यह है कि जब से 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने जो हमला किया, उसमें पूरी तरह से जो सबसे बड़ा लठैत अमेरिका का है इजराइल, उस पर गाज गिर गई। और एक तरह से वो पूरी स्थिति आई कि मतलब इट विल नॉट बी ओवर एग्जैजरेटिंग, और इट विल नॉट बी एन एग्जैजरेशन टू से दैट द वर्ल्ड इज टर्निंग टुवर्ड्स द लेफ्ट। और लेफ्ट की तरफ टर्न करने का मतलब ये नहीं है कि हर जगह कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, नहीं। लेफ्ट की तरफ टर्न करने का मतलब ये है कि जो रेजिस्टेंस, जो इंपीरियलिज्म के खिलाफ रेजिस्टेंस, जो माओ सेतुंग ने कहा था कि द कॉन्ट्रडिक्शन in the 20th and the 21st century will be between imperialism and the people of the third world, उस समय की जो लैंग्वेज थी उसके हिसाब से आज भाषा बदली हुई है। आज जो डेवलपिंग नेशंस हैं, जो और जो पुअर नेशंस हैं, आप देखिए यमन एक तरफ लड़ रहा है, एक साथ आ रहे हैं। यमन है, लेबनान है, पैलेस्टाइन है, ईरान है, ये पूरा एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है। उसके बाद आगे बढ़िए तो भारत, ब्राज़ील, तमाम इस तरह के देश, इनको फिलिस्तीन का साथ देना पड़ रहा है। जबकि भारत में एक चरमपंथी राइट विंग सरकार है जो इजराइल के साथ है, लेकिन फिर भी तो यहाँ की जनता फिलिस्तीन के साथ है। मैं आपको देखिए खुल के बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग फिलिस्तीन के साथ है, और ऑफिशियल गवर्नमेंट का जो स्टांस है वो भी प्रो पैलेस्टीनियन है। इसलिए देखिए दिस इज अ काइंड ऑफ अ पैराडाइम शिफ्ट, and this paradigm shift has to be understood properly and put in a context। और वो मैंने आज इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने लाने की कोशिश की। आपके सामने इस थीम को हम ले आए हैं, और ये देखिए आने वाले दिनों में एक्सपैंड होगी। आज का जो दूसरा वीडियो होगा जो 8 बजे रिलीज होगा शाम को, उसमें हम जो फिलिस्तीन में जो घटनाएं घट रही हैं ताजी, उसके बारे में आपसे बात करेंगे। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।